लिए। विमान में सवार होने से पहले मुझे मेरे पिता का फोन आया। लिनशुआन, तुम कितने बजे पहुंच रहे हो? मैं ड्राइवर को तुम्हें लेने के लिए भेजूंगा। मैं भी जल्द ही घर लौटना चाहता था, इसलिए मैंने मना नहीं किया। कल रात में ठीक से सो नहीं पाया था। जैसे ही मैं प्लेन में चढ़ा मुझे नींद आने लगी। 2 घंटे की उड़ान का समय मैंने सोते हुए बिताया। उतरने के बाद जागते ही मैंने अपनी टोपी और धूप का चश्मा पहन लिया। जैसे ही मैं सामान लेने वाले हिस्से से बाहर निकला, किसी ने मुझे रोका। लिनशुआन, उस साफ आवाज को सुनकर मैंने नींद में ही सिर हिलाया। गांव अंकल ने मुझसे तुम्हें लेने आने के लिए कहा था। मैंने शेन योचू को एक नजर देखने के लिए अपनी आंखें थोड़ी खोली, ये सोचते हुए कि वह ड्राइवर होगा, लेकिन वो इतनी खूबसूरत लड़की क्यों थी। जैसे ही मैं कार में बैठा, मैंने खिड़की पर सहारा लिया और फिर से सो गया। जब मैं जागा तो मैंने बाहर एक अनजान विला देखा। मेरे लहजे में गहरा संदेह झलक रहा था। ये मेरा घर नहीं है ना? मुझे इस तरह देखकर शेन योचू धीरे से मुस्कुराई। आज अभी नहीं, लेकिन कल ये होगा। सटीक होने के लिए ये मैरिज हाउस है। उस जवाब ने मुझे तुरंत वहीं स्तब्ध कर दिया। मैं पूरी तरह से जाग गया। मैंने अपनी टोपी और चश्मा हटाया और शेन योचू की तरफ देखा। ठीक तभी मेरी नजरें उन हंसती हुई आंखों से मिली। मेरी आंखों में आश्चर्य देखकर शेन योचू स्थिति समझ गई। उसने खुद आगे बढ़कर अपना हाथ बढ़ाया। मैं अपना परिचय देना भूल गई, मिस्टर लिन। मैं शेन योचू हूँ। मैंने एक असहज मुस्कान बिखेरी और जल्दी से उससे हाथ मिलाया। मेरे लहजे में अपराध बोध साफ था। मुझे खेद है, मैं अभी अभी जागा था और मैंने आपको कुछ और समझ लिया। मैं लिनशुआन हूँ। शेन योचू मुस्कुराई, बहुत ही खुशमिजाज आवाज में, बिना कोई बुरा माने। उसने एक पल के लिए संकोच किया और अपना मोबाइल निकाला। वह सिही का एक संदेश था। मिस्टर लिन पहले ही सवार हो चुके हैं। बहुत सोचने के बाद उसने भी एक संदेश भेजा। जब तुम पहुंच जाओ तो बता देना कि तुम ठीक हो। खुद को संभालने के बाद लियू रुआन ने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। उसकी नजरें भीड़ के बीच उस आकृति पर टिक गईं जिसने उसे मंत्र मुग्ध कर रखा था। उसका दिल उसकी जानकारी के बिना ही तेजी से धड़कने लगा। वो तेजी से आगे बढ़ी और कुछ ही कदमों की दूरी पर उसने कई लड़कों को सुना जो ऐसा लग रहा था कि मजाक कर रहे थे। सी, आज तुम्हें उसे हमसे मिलवाना ही होगा। तुमने उसे इतने समय तक छुपा कर रखा है। इतनी जल्दी क्या है? जब तुम बाद में अपनी इच्छा मांगोगे। तब लियू रुयान को याद आया कि 1 महीने पहले उसके अपने जन्मदिन की पार्टी में क्या हुआ था और उसकी आंखें गुस्से से भर गईं। ऐसा लग रहा था कि जब वह 16 साल की थी तब किया गया मजाक आज सच हो सकता है। कई घंटों तक लियू रुयान उसी के बारे में सोचती रही और उसने घबराहट में वाइन के कई घूंट पी लिए। जब केक लाया गया तो उसके हाथ भी थोड़े कांप रहे थे। कई करीबी सहेलियों ने उसे घेर लिया। उनकी आंखों में एक मिलीभगत भरी मुस्कान थी। रुयान, तुम्हारा सपना पूरा होने वाला है। तुम्हें कैसा लग रहा है? लियू रुयान ने अपना सिर झुका लिया, बिना कुछ बोले, मुस्कुराते हुए। तांग यान भी देख रही थी, लेकिन अचानक उसे कुछ याद आया। उसने लियू रुयान के कंधे पर हाथ रखा। लेकिन अगर ये सच हो जाता है तो लिन चुआन का क्या होगा? चेन से की जन्मदिन की पार्टी में लिन चुआन का नाम सुनते ही लियू रुयान की मुस्कान गायब हो गई और उसने थोड़ा सा अपराध बोध महसूस किया। कई सहेलियां उसके चेहरे के भाव देखकर उसे सांत्वना देने के लिए दौड़ी। इसे छोड़ो, इसे अभी खत्म करो। आखिरकार वो तो सिर्फ एक साधारण लड़का है जिससे निपटना आसान है। अगर वो समस्याएं पैदा करने आता है तो हम देख लेंगे। रुयान, चिंता मत करो। कई लोगों द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर लियू रुयान ने अपना फोन निकाला और कुछ शब्द लिखे, लेकिन उसकी उंगली भेजने वाले बटन पर रुक गई। उसे हिचकिचाते हुए देखकर कुछ लोग अधीर हो गए और उसका हाथ पकड़कर उन्होंने उसकी जगह बटन दबा दिया। स्क्रीन पर, क्या तुम वहां हो और जब पहुंचो तो मुझे बताना। संदेश के नीचे एक नया टेक्स्ट दिखाई दिया। चलो खत्म करते हैं। दोनों संदेश 3 घंटे के अंतराल पर थे। समय का हिसाब लगाते हुए मेरा विमान अब तक उतर चुका होगा। जल्द ही उसे ये संदेश देखना चाहिए। जब लियू रुयान अभी भी सोच ही रही थी, उसकी सहेलियां उसे सीधे उस जगह के केंद्र में ले गईं। हॉल में गूंज रहे जन्मदिन के गीतों के बीच लियू रुयान की नजर के सामने चेन से ने अपने हाथ जोड़े और पूरी श्रद्धा के साथ एक मन्नत मांगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि 28 साल की उम्र में मेरे लिए सब कुछ अच्छा रहे और मैं अगले साल जियाजिया के साथ मिलकर एक और मन्नत मांग सकूं। जो मुस्कान कुछ सेकंड पहले लियू रुयान के चेहरे पर थी वो तुरंत पीली पड़ गई, जबकि कमरे में मौजूद बाकी लोग भी चौंक गए। जियाजिया कौन है? हमें उससे मिलवाओ। एनिमेटेड चीखों के बीच चेन से ने कहा कि वह उसकी नई प्रेमिका है। उसने अभी अपनी बात खत्म ही की थी कि बाहर से दरवाजा खुला और सुंदर चेहरे वाली एक लड़की शांत कदमों से अंदर आई। मुस्कुराते हुए सबको बधाई देते हुए उसने कहा, सभी को नमस्कार, मैं शिया जियाजिया हूँ, चेन से की प्रेमिका। चहल पहल के बीच चेन से ने मुस्कुराते हुए अपनी नई प्रेमिका का हाथ थाम लिया और अपने दोस्तों के साथ अपने रोमांस के छोटे छोटे विवरण साझा कर रहा था। लियू रुयान एक कोने में बैठी थी, अपनी सहेलियों के साथ एक के बाद एक ग्लास पी रही थी। पीते पीते वे सभी नशे में धुत हो गईं। तांग यान लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई और चेन से के सामने जाकर रुक गई। सभी की हैरान निगाहों के बीच उसने अपनी प्यारी सहेली का बचाव किया। चेन से, क्या तुम वो वादा भूल गए जो तुमने लियू यान से किया था? ये सुनकर शिया जियाजिया के चेहरे पर भी उत्सुकता की एक झलक दिखाई दी। वादा? कैसा वादा? चेन से का चेहरा बेहद अप्रिय हो गया, लेकिन तांग यान ने नशे में होने के कारण बिल्कुल परवाह नहीं की। अन्य सहेलियां
ये दृश्य देखकर उसका समर्थन करने के लिए आगे बढ़ी। तुमने वादा किया था कि 28 साल की उम्र में तुम लियू यान के साथ होगे। हम सबको याद है। क्या तुम एहसान फरामोश बनने जा रहे हो? शिया जियाजिया के चेहरे पर जो मुस्कान थी वह धीरे धीरे ठंडी होने लगी। चेन से को घूरने के लिए मुड़ते हुए उसने पूछा, क्या ये सच है? एक शराबी के मजाक को कोई गंभीरता से कैसे ले सकता है? इसके अलावा मैंने कहा था कि वह तब होगा जब मैं सिंगल रहूंगा, लेकिन अब मेरी एक प्रेमिका है, तो इसकी गिनती कैसे हो सकती है? शब्द दर शब्द चाकुओं की तरह लियू रुयान के दिल में चुभ गए। एक हाथ अपने सीने पर रखे जो अत्यधिक दर्द में था और दूसरा सोफे पर टिकाए वो खड़ी हो गई। सबकी नजरों के सामने वो घबराहट में हंसने लगी। गिनती नहीं होती, तुम्हारी प्रेमिका है और मेरा भी एक बॉयफ्रेंड है। मजाक, सब मजाक है। इन शब्दों ने शिया जियाजिया के चेहरे पर मुस्कान वापस ला दी। उसने सिर हिलाया, चेन से का हाथ थामा और लियू रुयान के पास आई, ऐसा भाव दिखाते हुए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऐसा लगता है कि ये एक गलत फहमी थी। मैंने बहुत समय पहले सुना था कि रुयान दीदी का एक बॉयफ्रेंड है। तुम उसे आज क्यों नहीं लाई? लियू रुयान का दिमाग सुन्न था, लेकिन फिर भी उसने जियाजिया की नजर से नजर मिलाने के लिए एक मुस्कान लाने की कोशिश की। वो एक शादी में गया है, उसके पास समय नहीं था। ये सुनकर शिया जियाजिया ने समझदारी से सिर हिलाया। इसके विपरीत चेन से ने एक तरफ खड़े होकर अपनी आंखों में नापसंदगी की एक झलक दिखाई और उसका लहजा अविश्वास से भरा था। बॉयफ्रेंड कौन है? जब से मैं देश वापस आया हूँ मैंने तुम्हें कभी उसका जिक्र करते क्यों नहीं सुना? चेन से का चेहरा दोबारा देखकर लियू रुयान अब एक शब्द भी नहीं बोल सकी। तांग यान जल्दी से लियू रुयान को संभालने के लिए आगे बढ़ी और चेन से को नाराजगी से देखा। उसका लहजा व्यंग्य से भरा था। लिन चुआन रुयान का बॉयफ्रेंड है, वही लड़का जो उसकी बर्थडे पार्टी में इतना हैंडसम लग रहा था। वो चेन से को वह रात याद आई जब मैंने मुस्कुराते हुए कहा था कि हम सिर्फ आम दोस्त हैं। ये महसूस करते हुए कि कुछ ठीक नहीं था, उसने स्वाभाविक रूप से पूछा, लेकिन उस दिन तुम दोनों ने कहा था कि तुम सिर्फ दोस्त हो। ये बस युवा प्रेमियों के झगड़े और नखरे हैं। चेन से, तुम्हारे जितने रिश्ते रहे हैं, क्या तुम अभी भी ये नहीं समझे? एक शब्द ने चेन से का चेहरा लाल और पीला कर दिया। उसने तांग यान पर नजर डालने के लिए अपना सिर उठाया। वो अपने गुस्से को काबू नहीं कर पा रहा था। ये इसलिए है क्योंकि मैंने बहुत कुछ देखा है कि मैं और पूछ रहा हूँ। चूंकि तुम सब कह रही हो कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, तो बेहतर होगा कि मैं उसे पूछने के लिए फोन करूँ। इस तरह मैं अपने नए साले से मिलने का मौका भी ले लूंगा। लियू रुयान और उसकी सहेलियों के चेहरे तुरंत काले पड़ गए। बिना सोचे उन्हें कुछ समय पहले का ब्रेकअप मैसेज याद आ गया। सिर्फ उनके चेहरे देखकर चेन से को पूरा भरोसा हो गया। उसने अपना फोन निकाला, मेरा व्हाट्सएप ढूंढा और वॉइस कॉल मिला दी। महिलाएं जानती थीं कि रहस्य खुलने वाला था और वे उससे फोन छीनना चाहती थीं, लेकिन शिया जियाजिया ने बहुत सुरक्षात्मक होते हुए खुद को सीधे उनके सामने खड़ा कर लिया। चेन से ने बिना दोबारा सोचे वॉल्यूम को अधिकतम कर दिया और सबके सामने लाउडस्पीकर चालू कर दिया। कमरा तुरंत शांत हो गया, केवल रिंगिंग टोन सुनाई दे रही थी। लियू रुयान ने अपने हाथ आस्तीन में छुपा ली, उन्हें कसकर मुट्ठियों में भींच लिया। अपने भीतर वो चुपचाप प्रार्थना कर रही थी। प्रार्थना कर रही थी कि मैं फोन न उठाऊं। प्रार्थना कर रही थी कि मैंने अभी तक वह संदेश न देखा हो। 1 मिनट की रिंगिंग के दौरान लियू रुयान को लगा कि उसका दिल सीने से बाहर निकल जाएगा। जब कॉल अपने आप समाप्त होने वाली थी और सभी के चेहरे पर अजीब भाव आने लगे थे। कॉल उठा ली गई। मिस्टर लिन, क्या कुछ हुआ है? मैंने सुना है कि आप लियू यान के बॉयफ्रेंड हैं। मैं आपको थोड़ी देर खेलने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। फोन कुछ सेकंड के लिए शांत रहा। लियू रुयान इतनी घबराई हुई थी कि वो लगभग सांस नहीं ले पा रही थी। मुझे खेद है, मैं अभी शिनबेई में हूँ। मुझे डर है कि मैं नहीं आ पाऊंगा। ये सुनकर कि मेरा लहजा अभी भी सामान्य था, लियू रुयान ने मान लिया कि उसने अभी तक वह संदेश नहीं देखा था और उसने थोड़ी राहत महसूस की। लेकिन मेरी बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसने एक गहरे और सार्थक प्यार और विडंबना से भरी आवाज में कहा, वैसे मेरा लियू रुयान के साथ ब्रेकअप हो चुका है। मिस्टर चेन, गलत मत समझिए। चेन से थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन सबसे बढ़कर उसे खुशी महसूस हुई। ब्रेकअप हो गया? कब हुआ? कुछ समय पहले, लगभग 10 मिनट पहले। मुझे उसका ब्रेकअप मैसेज मिला। आसपास मौजूद सभी लोग जो तमाशा देख रहे थे, उनके चेहरे पर एक भाव आ गया, हंसी और रोकथाम के बीच। चेन से के दिमाग में कुछ था। वो पर्याप्तता के साथ मुस्कुराया। एक ठंडी नजर के साथ उसने उन युवतियों को देखा जो जानबूझकर उसे उकसा रही थी और धीमी आवाज में कहा, ठीक है, मैं इसे उस तक पहुंचा दूंगा। परेशानी के लिए खेद है मिस्टर लिन। तो बहुत बहुत धन्यवाद। 28वां जन्मदिन मुबारक हो। और मैं यह भी कामना करता हूँ कि प्रेमी परिवार बन जाए। मुझे नहीं पता कि यह अनजाने में था या जानबूझकर, लेकिन अपनी बधाई देते समय मैंने 28 साल शब्दों पर बहुत जोर दिया, जैसे कि वह सभी को दिखा रहा हो कि वह पहले से ही विवरण जानता था। वहाँ मौजूद किसी ने भी पूछने की हिम्मत नहीं की। वे केवल कॉल को कटते हुए देख सके। कमरे का माहौल तुरंत एक बर्फीले बिंदु तक गिर गया। कम से कम 5 या 6 मिनट तक सन्नाटा रहा। आखिरकार परिवार ने एक मध्यस्थ के रूप में हस्तक्षेप किया। लियू रुयान को एक ड्रिंक की पेशकश की, मामले को हल्के में बीत जाने देने के लिए। लियू रुयान ने ग्लास का आखिरी घूंट पीने के बाद ग्लास को जोर से नीचे गिराया और अपनी कई सहेलियों के साथ जन्मदिन की पार्टी से चली गई। बाहर निकलने से ठीक पहले लियू रुयान ने स्तब्ध होकर
परिवार के किसी सदस्य और दूसरों के बीच कुछ बातचीत सुनी। क्या ये मिस्टर लिन शिनबेई से हैं? मैंने सुना है कि हाँ, क्यों? कुछ नहीं। शिनबेई उपनाम लिन। मुझे कुछ जाना पहचाना लगता है। शायद मैं बहुत अधिक संदेहास्पद हो रहा हूँ। बैंक्वेट हॉल से बाहर निकलते ही कई सहेलियां पास आईं। उन्होंने लियू रुयान को लिया और एक और प्राइवेट लाउंज खोला और उन सभी ने उसे सांत्वना देना शुरू कर दिया। रुयान, चेन से जैसे आदमी से शादी न करना ही बेहतर है, क्योंकि इन 7 सालों में उसकी जितनी एक्स गर्लफ्रेंड रही हैं, बैंक्वेट में 10 अतिरिक्त टेबल लगानी पड़ती। वो औरतबाज जो एक से प्यार करता है और फिर दूसरी से। अगर तुम उससे शादी करती हो तो निश्चित रूप से समस्याएं होंगी। लिन चुआन के साथ रहना बेहतर है। हाँ, लिन चुआन हर मामले में चेन से बेहतर है। आज वह निश्चित रूप से नाराज हुआ होगा, इसलिए उसने वे बातें कही। रुयान, घर जाओ और उसे थोड़ा मनाओ, उसे अच्छे से समझाओ। उसने एक संदेश सोचने की पूरी कोशिश की और उसे भेज दिया। लिन चुआन, मैंने अभी सबके साथ एक खेल हारा है। सजा ये थी कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से कहूँ कि हमारा ब्रेकअप हो रहा है और फिर किसी से कॉल करके तुम्हारी प्रतिक्रिया देखने के लिए कहूँ। इसे गंभीरता से मत लेना। तुम घिनबे में कब से हो? क्या तुम होटल में सेटल हो गए हो या शादी वाली जगह की तैयारियों में व्यस्त हो? तुम कल लौट रहे हो या परसों? क्या मैं तुम्हें लेने आऊँ? संदेश बहुत समय पहले भेजा गया था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लियू रुयान की आंखें स्क्रीन पर टिकी थीं। उसका दिल बेचैन था। उसकी सहेलियों ने एक दूसरे को देखा और जल्दी से उसका ध्यान भटकाने की कोशिश की। शादी, निश्चित रूप से वो बहुत व्यस्त होंगे और फोन नहीं देख पा रहे होंगे। लियूयान, ज्यादा मत सोचो। जब लिन चुआन को समय मिलेगा वो तुम्हें जवाब देंगे। अगर वो सच में नाराज हैं तो कल हम तुम्हारे साथ घिनबे चलेंगे और तुम व्यक्तिगत रूप से उनसे माफी मांग लेना। जब मुझे लियू रुयान का संदेश मिला तब मैं कमरे में शेन जियोचू के साथ था और वह अपनी वेडिंग ड्रेस आजमा रही थी। मैंने संदेश खोला और पहली पंक्ति देखते ही मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। वाह, तो वो मौके पर ही ऐसा बहाना बना सकती है। कितना तेज दिमाग है। अफसोस कि अब मैं उसकी एक बात पर भी भरोसा नहीं करता। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि चेनसी द्वारा सरेआम ठुकराए जाने के बाद लियू रुयान अपनी इज्जत बचाने के लिए इस हद तक गिर गई। और अगर मुझे वो अजीब सी कॉल याद आए तो शायद वो नजारा और भी दिलचस्प था। उस पल मुझे अचानक इस बात का अफसोस हुआ कि मैं उस नजारे को खुद अपनी आंखों से नहीं देख पाया। मैंने धीरे से एक ठंडी सांस ली। शेन जियोचू, जो ड्रेस का घेरा ठीक कर रही थी, उसने अपना सिर उठाया और बड़े प्यार से पूछा, क्या हुआ? क्या तुम्हें ये वेडिंग ड्रेस पसंद नहीं आई? तो मैं दूसरी लाने के लिए कहती हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है। बस शादी की वजह से मेरा एक अच्छा तमाशा छूट गया। ये अफसोस की बात है। अच्छा तमाशा? कौन सा? क्या तुम मुझे बता सकते हो? हालांकि मेरा मन उसे बताने का था, लेकिन मैं जानता था कि अपनी मंगेतर के सामने अपनी एक्स के बारे में बात करना ठीक नहीं होगा। इसलिए मैंने बात बदलने की कोशिश की। शंघाई के कुछ दोस्तों के बारे में है जिनका जन्मदिन था। कुछ गलतफहमी हो गई थी। कोई गंभीर बात नहीं है। बेहतर होगा कि हम शादी पर ध्यान दें। ये देखकर कि मैं और बात नहीं करना चाहता, शेन जियोचू ने ज्यादा जोर नहीं दिया। वह लिविंग रूम में कुछ स्नैक्स लेने चली गई और बोली, क्या तुम्हें भूख लगी है? पहले कुछ खा लो। जब हम काम खत्म कर लेंगे तो मैं तुम्हारे साथ बाहर डिनर पर चलूंगी। क्या तुम्हारा कुछ विशेष खाने का मन है? सच तो ये था कि मुझे थोड़ी भूख लगी थी, इसलिए मैंने शेन जियोचू से पूछा कि क्या उसे कुछ चाहिए और सब कुछ नोट कर लिया। फिर मैं खाना ऑर्डर करते हुए बाकी व्यवस्थाएं करने बाहर चला गया, सोचते हुए जो जानकारी मुझे अभी मिली है उसके अनुसार शेन जियोचू घिनबे के शेन ग्रुप की थर्ड मिस्ट है। वो मुझसे 2 साल छोटी है। उसकी एक बड़ी बहन है जो उससे 2 साल बड़ी है और एक और बड़ी बहन है जो उससे 5 साल बड़ी है। वर्तमान में वह शेन ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट है और उसका पालन पोषण उसकी बड़ी बहन ने किया है, इसलिए उसका व्यवहार बहुत सीधा और गरिमापूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों में लिन और शेन परिवारों के बीच काफी आना जाना रहा है। लिन परिवार ने गहन जांच पड़ताल के बाद विवाह संबंध की संभावना टटोली थी। श्रीमती लिन के अनुसार शेन जियोचू केवल मेरी तस्वीर देखकर ही मान गई थी। वह मुझसे काफी संतुष्ट लग रही थी। मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ। आखिरकार मैंने अपना पिछला रिश्ता खत्म किया और शादी करने के लिए वापस आया। लिन परिवार में ईमानदारी से योगदान देने के इरादे से। शुरू से अंत तक मैंने इस अरेंज्ड मैरिज को कभी गंभीरता से नहीं लिया। मैं केवल अपना कर्तव्य निभाने के बारे में सोच रहा था। मैं अशिष्ट नहीं हो सकता था। वह, जैसा कि मेरी माँ ने कहा था, पहली नजर में ही प्यार में पड़ जाएगी। एक दोपहर साथ बिताने के बाद भले ही हम अभी तक एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, लेकिन विवरणों से मैं महसूस कर सकता हूँ कि यह मंगेतर बिल्कुल भी बुरी नहीं है। जहाँ तक उसके लुक की बात है तो कहने की जरूरत नहीं है, वो टॉप क्लास है। और जहाँ तक उसके स्वभाव का सवाल है, फिलहाल वो बहुत प्यारी और दयालु लगती है। अपने कामों में व्यवस्थित, बारीकियां देखने वाली और विचारशील है। वो इंसानी रिश्तों को भी अच्छी तरह समझती है। कुल मिलाकर भाग्य से मिली इस मंगेतर से मैं संतुष्ट हूँ। संतुष्टि के अलावा मुझे थोड़ी हैरानी भी है। ऐसा लगता है कि मेरे माता पिता की पसंद काफी अच्छी है। पूरी रात पीने के बाद लियू रुयान ने सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फोन खोला ताकि यह देख सके कि क्या मैंने कोई जवाब दिया है। 10 से अधिक घंटे बीत जाने के बाद भी चैट विंडो पूरी तरह खाली थी। लियू रुयान ने जोर से अपनी आंखें मली। गुस्से में पागल होकर उसने फोन को दीवार पर दे मारा, जिससे बाकी सब तुरंत जाग गए। उसकी इस हरकत को देखकर सब चौंक कर उठ बैठे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लिन चुआन भी भाव खाने का ये खेल खेलेंगे। चिंता मत करो लियू यान, हम उसे वापस लाने के लिए तुम्हारे साथ चलेंगे। बाकियों ने भी उसे सांत्वना देने के लिए जल्दी से हाथ आगे बढ़ाया। लियू रुयान को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। बार से बाहर निकलकर पूरा ग्रुप सीधे एयरपोर्ट की तरफ चल दिया। रास्ते में लियू रुयान खिड़की से बाहर दूर दिखती
ऊंची इमारतों को खोई खोई सी देख रही थी। उसके दिल में थोड़ा पछतावा था। अगर वह जानती कि यह सब बेकार जाएगा तो बेहतर होता कि वो कल ही घिनबे जाने के लिए मान जाती। ये सोचकर उसकी निराशा और बढ़ गई और वो खुद को जबरदस्ती दिलासा ही दे सकती थी। शायद न जाना ही ठीक था। चेनसी की बातें सुनकर वह भी पूरी तरह निराश हो चुकी थी। इन वर्षों में अनगिनत बार वह हार मान लेना चाहती थी, लेकिन 28 साल के वादे के कारण उसने हमेशा एक छोटी सी उम्मीद बनाए रखी। विशेष रूप से मेरे साथ रहने के बाद वो लगभग पागल सी हो गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि वह इस दूल्हे का सामना किस मुंह से करे जो उसके प्रति इतना समर्पित था। अब दो विकल्पों के इस असमंजस में अंततः एक अंतिम निर्णय लेने का समय आ गया था। उसने अपनी आंखें बड़ी करते हुए उत्सुकता से अपनी सहेलियों से पूछा, लिंचुआन से शादी करने के लिए उसकी पारिवारिक स्थिति को देखते हुए क्या अंकल और आंटी सहमत होंगे? वो बुरा नहीं है, हैंडसम है और अच्छे स्वभाव का है, लेकिन मुझे लगता है कि वह सिर्फ डेटिंग के लिए ठीक है। शादी के लिए वह सचमुच तुम्हारे लायक नहीं है। भले ही सब उस पर ठंडा पानी डाल रहे थे, लियू रुयान ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। सीट पर पीछे झुककर उसका दिमाग बार बार उन्हीं छोटे छोटे पलों को याद कर रहा था जो उसने मेरे साथ बिताए थे। 25 साल की होने के कुछ महीनों बाद उसने अपनी राय जानने के लिए परोक्ष रूप से शादी की बात छेड़नी शुरू कर दी थी। वो मेरे विचारों को जानता था और यह भी जानता था कि मेरा परिवार मुझ पर दबाव बना रहा था, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए वह लगातार ऐसे नाटक करता रहा जैसे कुछ समझ ही न रहा हो। अब दोनों ही युवा नहीं रहे और मैं उससे बेहद प्यार करती थी, इसलिए वह भी मुझे खोना नहीं चाहता था। भले ही शादी का रास्ता बाधाओं से भरा था, वो कोशिश करने के लिए तैयार था। ये कहते हुए लियू रुयान ने आखिरकार घिनबे में उसे शादी के लिए प्रपोज करने का फैसला किया। उसने अपने असिस्टेंट को एक संदेश भेजा और उससे वेडिंग रिंग्स खरीदने को कहा, जिन्होंने इंटरनेट पर काफी टहलका मचा रखा था। फ्लाइट में चढ़ने से ठीक पहले असिस्टेंट ने जवाब दिया कि वह रिंग्स का जोड़ा 900 मिलियन की खगोलीय राशि में खरीदा जा चुका है। लियू रुयान थोड़ी हैरान हुई। वो सिर्फ शादी की अंगूठियों का एक जोड़ा था, इतनी ज्यादा कीमत क्यों? लियू रुयान ने खरीदार का नाम पूछा और असिस्टेंट ने जवाब दिया कि उनका सरनेम शेन है, घिनबे का शेन परिवार। सर्कल में इस जाने माने सरनेम को याद करते हुए लियू रुयान भी दंग रह गई, लेकिन शेन परिवार की सेकंड मिस्ट के साथ उसके कुछ संबंध थे, इसलिए उसने पूछने के लिए कॉल किया। वह अंगूठियां मैंने ही खरीदी थी, मेरी बहन की आज शादी है, मैंने उन्हें नई जोड़ी को तोहफे के रूप में दिया है। रुयान, तुम पूछने में बहुत देर कर चुकी हो, मिस शेन की भी आज शादी है। ऐसा कैसे है कि सारी अच्छी खबरें एक ही दिन आ रही हैं? उसकी आंखों में निराशा की एक झलक चमकी, फिर भी उसने अपने शब्दों को तौला और बहुत शालीनता और विनम्रता से धन्यवाद दिया। मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी और बोली लगाना भूल गई। दूसरी युवा महिला बहुत दयालु है, क्योंकि तीसरी युवा महिला की शादी हो रही है। कृपया मेरी तरफ से उन्हें बधाई दीजिएगा। मुझे नहीं पता कि वो भाग्यशाली युवक कौन है। मेरी बहन लिन परिवार के युवक से शादी कर रही है, बहुत ही सुयोग्य जोड़ा है। लिन शब्द सुनते ही लियू रुयान को याद आया कि लिंचुआन का सरनेम भी लिन था। क्या वह भी वहां गई थी? क्या लिन डिस्ट्रिक्ट में शेन और लिन परिवारों की शादी में लिंचुआन के कोई रिश्तेदार या दोस्त शामिल हैं, जो कि राजधानी के उत्तर में है? लियू रुयान के दिमाग में कई अजीब विचार आ रहे थे। जैसे ही वह कार से उतरी, सर्दियों की बर्फीली हवा ने उन विचारों को पूरी तरह उड़ा दिया। उसने अपना सिर हिलाया, उसने अपना हाथ उठाया और अपनी कनपटी को दबाया, उन सभी उलझे हुए विचारों को पीछे छोड़ते हुए। एक काउंटी शहर की आम लड़की का लिन परिवार से क्या लेना देना हो सकता था? राजधानी के एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड होने के बाद लियू रुयान ने मुझे फोन किया। उसके आसपास लोगों का शोर सुनाई दे रहा था और उसका रवैया बहुत अच्छा नहीं था। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने मुझे जानबूझकर कॉल किया है, कोई समस्या? जैसे ही उसने एक्स गर्लफ्रेंड शब्द सुना, लियू रुयान को कल की बात याद आ गई और उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। लेकिन वह जानती थी कि यह गुस्सा करने का समय नहीं था, इसलिए उसने अपने गुस्से को दबाया और धैर्य से समझाया, लिंचुआन, कल की बात, वो ब्रेकअप वाली बात, सिर्फ एक मजाक थी। क्या तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो? ओह अच्छा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मजाक था या नहीं। मैं सिर्फ उसी पर विश्वास करता हूँ जो मैं देखता हूँ। तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास तुमसे गपशप करने का समय नहीं है। ये कहकर उसकी प्रतिक्रिया की परवाह किए बिना मैंने सीधे फोन काट दिया। इस रवैये से लियू रुयान गुस्से से काली पड़ गई। फोन पर बहस मत करो, जब तुम दोनों मिलो तो आराम से बात करना। उसकी कई सहेलियों ने बारी बारी से उसे सलाह दी। तभी लियू रुयान का चेहरा थोड़ा शांत हुआ। चलो तिंगहुआंग मेंशन चलते हैं। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, सबको समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है और वे एक दूसरे को देखने लगे। क्या यह जगह राजधानी के उत्तर में अमीरों का प्रसिद्ध इलाका नहीं है, जहाँ बड़ी बड़ी हस्तियां रहती हैं, जो सिर्फ खांस दें तो सर्कल हिल जाए? लिंचुआन के दोस्त, जहाँ शादी का बंकेट है? लियू रुयान का दिल भी जोर से धड़कने लगा। फ्लाइट में चढ़ने से पहले वे विचार फिर से एक एक करके उसके दिमाग में आने लगे। क्या लिंचुआन सच में लीन परिवार का कोई दूर का रिश्तेदार था? सुबह 10:30 बजे शादी शुरू होने वाली थी। मेहमान अपनी सीटें ले रहे थे। मैं सबसे ऊपरी मंजिल की बालकनी पर खड़ा था। ये शादी शेन जियोचू द्वारा बहुत ही लगन के साथ खुद प्लान और डेकोरेट की गई थी।
तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ ने जो कहा था वह झूठ नहीं था, बल्कि वह तो असलियत से भी कम था। लिन और शेन परिवारों के बीच का यह गठबंधन सिद्धांत रूप में सर्कल के सभी महत्वपूर्ण परिवार शामिल होने वाले थे, लेकिन कुल मिलाकर समारोह स्थल पर अनगिनत एयर कंडीशनर लगाए गए थे और पूरा माहौल यूरोप से मंगवाए गए फूलों से सजाया गया था। मेहमानों के लिए जो उपहार थे उनमें शुद्ध सोने से बने प्यार के ताले शामिल थे, हर एक मेहमान के लिए एक ताला। ये फिजूल खर्ची से भरा ऐशो आराम देखकर मुझ जैसे इंसान को भी थोड़ा अजीब लग रहा था, जो खुद विदेश में पला बड़ा था। हवा के कारण मेरे बाल बिखर गए थे, जिन्हें ठीक करते हुए मैं कुछ कहने ही वाला था कि तभी शेंग योचू मेरे पास आई। बाहर ठंड है, बेहतर होगा कि तुम अंदर आ जाओ, उसने कहा। मैंने हामी भरी और उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। शेंग योचू ने मेरे लिए गर्म कॉफी परोसी। कुछ देर पहले किसी का फोन आया था। वह कह रहा था कि वह राजधानी के उत्तरी हिस्से में पहुंच चुका है और पूछ रहा था कि शादी कहाँ हो रही है। क्या वह तुम्हारा दोस्त है? क्या हमें उसे लेने के लिए प्रवेश द्वार पर किसी को भेजना चाहिए? कौन सा दोस्त? मैंने तुरंत अपना फोन उठाया और कॉल रिकॉर्ड चेक किया। स्क्रीन पर तानयान का नाम देखकर मेरे चेहरे के हाव भाव थोड़े बदल गए। तानयान का फोन आया था। वह राजधानी के उत्तरी भाग में पहुंच चुका था। मैंने अपने होठों के कोनों पर एक रहस्यमयी मुस्कान लाते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वे लोग खुद ही अंदर आ जाएंगे। वैसे यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है। मैंने पास की पहाड़ियों पर कई छिपे हुए कैमरे मंडराते देखे हैं। बेहतर होगा कि तुम सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दो ताकि कोई समस्या न हो। शेंग योचू ने इस पर ज्यादा नहीं सोचा और बात मान ली। वहाँ से जाने से पहले उसने मुझे शादी की अंगूठियां सौंप दी। जैसे ही शेंग योचू कमरे से बाहर गई, मेरे चेहरे पर वह मुस्कान खुलकर आ गई जिसे मैं काफी देर से दबाए बैठा था। लियू रोयान मेरी शादी में आई है। मैं सोच भी नहीं सकता कि जब वह मुझे मंच पर खड़ा देखेगी तो उसके चेहरे के भाव कितने दिलचस्प होंगे। मैंने अंगूठी का डिब्बा उठाया और उसे खोला। उसके अंदर सगाई की अंगूठियों को देखकर मैं थोड़ा हैरान रह गया। ये वही अंगूठियां थीं जिन्हें मैंने 2 महीने पहले एक मैगजीन में देखा था और लियू रोयान को दिखाया था। उस समय मैंने कल्पना की थी कि एक दिन मैं घुटनों के बल बैठकर उसे शादी के लिए प्रपोज करूंगा। किसने सोचा था कि इसके ठीक 2 हफ्ते बाद ही मुझे उसके और चेनचे के रिश्ते के बारे में पता चल जाएगा। अब मेरे पास वह शादी भी है और वे अंगूठियां भी, जिनकी मैंने कभी चाहत की थी। बस दुल्हन बदल गई थी। आज के दिन तक पिछले 7 सालों में जो कुछ भी हुआ उसके प्रति मेरे मन में कोई तड़प नहीं बची थी, बल्कि केवल एक राहत की भावना थी। ठीक 11 बजे शादी का समारोह समय पर शुरू हुआ। सभी की नजरों के सामने शेंग के पिता ने अपनी बेटी का हाथ थामा और धीरे धीरे मंच के केंद्र की ओर बढ़े। उन्होंने उसका हाथ मुझे सौंप दिया। योजना के अनुसार शुरुआती रस्में पूरी होने के बाद जल्द ही वह समय आ गया जब हमें एक दूसरे को अंगूठियां पहनानी थी। मैंने शादी की अंगूठी उठाई और जैसे ही मैं उसे शेंग योचू की उंगली में पहनाने वाला था, अचानक मेहमानों के बीच से एक शोर सुनाई दिया। मैंने उस तरफ देखा और तुरंत मेरी नजर लियू रोयान पर पड़ी। वो पागलों की तरह उन लोगों को पीछे धकेल रही थी जो उसका रास्ता रोक रहे थे और उसकी आंखें सीधे मंच पर टिकी थीं। उसकी कई सहेलियां भी चिल्लाते हुए और मेरा नाम पुकारते हुए उसके पीछे पीछे आ रही थीं। इस अचानक आए मोड़ ने सभी मेहमानों का ध्यान खींच लिया। लोग ऊपर से नीचे तक घूरकर देखने लगे। हर तरफ से उठने वाली उन दुर्भावनापूर्ण नजरों के सामने भी मैं पूरी तरह शांत था। मैंने अपना सिर लियू रोयान की तरफ घुमाया, जिसके चेहरे पर घबराहट और असमंजस साफ दिख रहा था। मैंने शेंग योचू के पास जाकर धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ करना, वो विदेश से आई एक दोस्त है। क्या हम शादी की रस्म को कुछ देर के लिए रोक सकते हैं? क्या तुम मुझे कुछ मिनट दोगी ताकि मैं जाकर उन्हें समझा सकूं? शेंग योचू ने थोड़ा हिचकिचाते हुए हाँ में सिर हिला दिया। मैंने इशारा करके सभी कर्मचारियों को रुकने के लिए कहा। सुरक्षा कर्मियों ने पहले ही हंगामा करने वालों को काबू में कर लिया था और वे उन्हें बाहर ले जाने ही वाले थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैंने हाथ उठाकर रुकने का संकेत दिया है तो वे वहीं रुक गए। शुरू से लेकर आखिरी तक लियू रोयान की नजरें मुझ पर ही टिकी थीं। उसने एक पल के लिए भी अपनी आंखें मुझसे नहीं हटाईं। जब उसने मुझे दूल्हे के लिबास में शांत चेहरे के साथ अपने सामने खड़ा देखा तो वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाई। तुमने तो कहा था कि तुम किसी दोस्त की शादी में जा रहे हो, क्या वो दोस्त तुम खुद हो? मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। आमतौर पर जब कोई कहता है कि मेरा एक दोस्त है तो क्या उसमें इंसान खुद को भी शामिल समझता है? मेरे इन शब्दों को सुनकर लियू रोयान के मुंह से एक कड़वी हंसी निकल पड़ी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और जब दोबारा खोली तो उसकी आंखों में गुस्सा उबल रहा था। क्या यही वजह है कि तुमने मेरी पीठ पीछे शादी कर ली? तुम्हारी पीठ पीछे से तुम्हारा क्या मतलब है? लिंग और शेंग परिवार के बीच गठबंधन की बात पिछले 1 महीने से इंटरनेट पर चल रही है। लियू रोयान, क्या तुम इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करती? लिंग और शेंग शब्दों को सुनते ही लियू रोयान को अचानक कुछ याद आया। उसने तेजी से अपना सिर दुल्हन यानी शेंग योचू के चेहरे की तरफ घुमाया। उसका चेहरा उसकी बहन शेंग युनशेन से काफी हद तक मिलता जुलता था। लियू रोयान ने उसे तुरंत पहचान लिया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसके होठों के कोने हल्के से कांपने लगे। उसका पूरा शरीर जैसे चीख चीख कर कह रहा था कि ये अविश्वसनीय है। शेंग योचू का जीवन साथी लिंग छुआन है, और लिंग छुआन कौन है? उसके पीछे खड़े तान, यान और बाकी लोगों को भी इस बात का एहसास हो गया। वे सब चौंक कर चिल्लाए, लिंग छुआन, क्या तुम जिनबेई के लिंग परिवार से हो?
मैंने शांति और धैर्य के साथ उन्हें देखा और अपना परिचय दिया। अगर बिल्कुल सही शब्दों में कहूँ तो मैं जिनबेई के लिंग परिवार का अगला उत्तराधिकारी हूँ। लिंग हाउतियान और मिसेस जेसी जिन का इकलौता बेटा और शेंग योचू का मंगेतर। क्या मेरी पहचान को लेकर आपको कोई और शक है? उपाधियों की इस लंबी लिस्ट ने उन 6 लोगों को पूरी तरह खामोश कर दिया। अपने प्रांतों में तो ये लड़कियां ऐसी थीं जो अपनी उंगलियों पर हवा और रुख बदल सकती थीं, लेकिन यहाँ जिनबेई की राजधानी में लिंग और शेंग परिवारों के सामने उनकी हैसियत और स्थिति बिल्कुल मामूली थी। पता नहीं कितनी देर तक वहाँ खामोशी छाई रही, जब तक कि लियू रुयान ने भारी आवाज में वो सवाल नहीं पूछा जो उसके लिए बहुत मायने रखता था। तुमने ये बात मुझे पहले कभी क्यों नहीं बताई? तुमने भी तो मुझसे बहुत सी बातें छुपाई थी, है ना? जैसे कि वो 28 साल वाला समझौता। इन 2 वाक्यों को सुनते ही लियू रुयान का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने खुद को संभालने की कोशिश की और बिना रुके सफाई देने लगी। मैं इस बात को समझा सकती हूँ लिंग छुआन, मैं चेन चे को कभी भूल नहीं पाई, लेकिन इन 7 सालों में अभी उसने आधी बात ही कही थी कि शेंग योचू जो एक तरफ खड़ी होकर चुपचाप सब देख रही थी, उसने बीच में टोक दिया। उसने गार्ड से कहा, इन्हें बाहर ले जाओ। शेंग योचू ने मेरा हाथ थामा और बड़े प्यार से मुझसे पूछा, लिंग छुआन, अभी इस बारे में बात करने का सही समय नहीं है। शादी के बाद हम तुम्हारे दोस्तों को प्राइवेट में डिनर पर बुलाएंगे। मेहमानों को और ज्यादा इंतजार नहीं कराते। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शेंग योचू इतने नाजुक मौके पर इतना समझदारी भरा और दृढ़ फैसला लेगी। हालांकि मैंने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन मेरे दिल में अभी भी कई तरह के सवाल थे। खैर, ये उन सवालों को सुलझाने का समय नहीं था। शेंग योचू ने मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों वापस मंच के बीच में आ गए। पियानो की मधुर धुन फिर से गूंजने लगी। सभी की शुभकामनाओं के बीच हम दोनों ने एक दूसरे को अंगूठियां पहनाने की रस्म पूरी की। जैसे ही फूलों का गुलदस्ता हवा में उछाला गया, आसमान से फूलों की पंखुड़ियां, रंग बिरंगे पंख और रिबन बरसने लगे। दोपहर की चमकदार धूप शेंग योचू पर पड़ रही थी, जिससे उसका खूबसूरत और मासूम चेहरा और भी चमक उठा था। मैंने बिना पीछे मुड़े कदम आगे बढ़ा दिए और अपने भविष्य और आने वाले कल की ओर चल पड़ा। इस भव्य शादी के संपन्न होने के बाद मैं थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था। दिन भर की घटनाओं को याद करते हुए मुझे लगा कि अब शेंग योचू से खुलकर बात करने का सही समय है। क्या आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो? शेंग योचू, जो अपना चेहरा साफ कर रही थी, उसका हाथ एक पल के लिए रुक गया। फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, अगर तुम बताना चाहते हो तो मेरे पास पूछने के लिए सवाल है, और अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मुझे कुछ नहीं पूछना। उसकी इस समझदारी और नरम व्यवहार ने मुझे हैरान कर दिया। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मैंने वास्तव में एक बेहद खास इंसान से शादी की है। क्या तुम्हें यह जानने की उत्सुकता नहीं है कि मेरा उनके साथ क्या रिश्ता है? क्या तुम्हें इस बात की फिक्र नहीं है कि आज जो कुछ भी हुआ उसके पीछे कोई विवाद हो सकता है? शेंग योचू पास के सोफे पर बैठ गई। उसकी आंखों में शांति, थोड़ी उत्सुकता और परवाह थी। उसने कहा, हाँ, जानना चाहती हूँ, लेकिन वह जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि हमारी शादी बहुत अच्छे से संपन्न हो गई। अब तुम मेरे पति हो और हम साथ मिलकर अपने आने वाले कल की ओर बढ़ेंगे। जहाँ तक अतीत की बात है, अगर तुम उसे साझा करना चाहते हो तो मुझे खुशी होगी, और अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मैं वो भी समझ सकती हूँ। जो बीत गया सो बीत गया। अब उस बात को पकड़ कर बैठने से क्या फायदा जिसे सुधारा नहीं जा सकता। उस पल मुझे इंसानों के बीच का अंतर समझ में आया और शेंग योचू के प्रति मेरा नजरिया पूरी तरह बदल गया। उसकी बातों से प्रभावित होकर मैं भी अब कुछ छुपाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने साफ साफ बताना बेहतर समझा। शादी में आया वह ग्रुप मेरी एक्स गर्लफ्रेंड और उसके दोस्तों का था। हम 7 साल तक साथ थे। मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन वह हमेशा किसी और से प्यार करती रही। जब मुझे ये पता चला तो मैंने रिश्ता खत्म करने और जिनबेई वापस लौटने का फैसला किया। उसी समय मेरे माता पिता मुझ पर शादी का दबाव बना रहे थे, इसलिए मैंने तुरंत इस शादी के लिए हाँ कर दी। कल ही मेरा उससे औपचारिक रूप से रिश्ता टूटा है। उसे नहीं पता था कि मैं लिंग परिवार से हूँ, इसलिए वो आज शादी में तमाशा खड़ा करने आई थी। ये सुनकर शेंग योचू के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। कल तुम्हारा ब्रेकअप हुआ और आज तुम शादी कर रहे हो। क्या ये कुछ ज्यादा जल्दबाजी नहीं है? शायद ये जल्दबाजी है, लेकिन हमारा ये रिश्ता भी तो एक समझौते के तहत हुआ है। जब तक हम दुनिया के सामने एक अच्छे पति पत्नी का रिश्ता निभा रहे हैं, क्या उतना काफी नहीं है? ये कहते हुए मेरे चेहरे पर पूरी सहजता थी। शेंग योचू ने मुझे देखा और धीरे से मुस्कुराई। तो तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी जीवन साथी कौन है? मुझे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं बस जल्द से जल्द लिंग ग्रुप का कार्यभार संभालना चाहता हूँ। ये सुनकर शेंग योचू का दिल तेजी से धड़क उठा। उसने काफी देर तक मुझे ध्यान से देखा और फिर धीरे से अपना सिर हिलाया।